चलिए, तो आज मैं आपको पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा जेड इफेक्टिव के बारे में बताएंगे जो पिछली क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। मार्क्स आने का ये है कि जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स है उसका 50% आना चाहिए आपका। ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका 50%, या फिर आप ऐसा समझ लें जो टॉपर के मार्क्स आएंगे उसका 50%, वो सही। तो हाफ ऑफ द टॉपर आपको मेंटेन करके चलना है। कभी हो सकता है पेपर टफ हो, तो जो टॉपर के जो मार्क्स आ रहे हैं उसका 50%, 34% पे सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी में, तो अपन तो ये मान के चलें कि 50% अगर हम रहेंगे वो आपका आता है। वहाँ पे एवरेज मार्क्स आते हैं और हाईएस्ट मार्क्स आते हैं टॉपर के। आपकी जो एनालिसिस आती है ना ब्लू रेड, तो उस जो हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं उसका 50% आपका आना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल मार्क्स सारे वो आपको लिखे हुए हैं, आपकी एनालिसिस जो मिलेगी उसमें आप सारे वहाँ पे मेंशन है। आपकी जो इंडिविजुअल रिपोर्ट आएगी उसमें सब कुछ लिखा होता है। चलिए, तो आगे की बात करते हैं, दैट इज ओके। तो पिछली क्लास में हमने जेड इफेक्टिव की बात की थी। ठीक है, आवाज धीमी आ रही है। हेलो, आवाज बढ़ गई? ओके, सबको क्लियर है आवाज मेरी? मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया है। ठीक है, ओके। तो जेड इफेक्टिव की बात कर रहे थे। तो जेड इफेक्टिव ऑन बैलेंस शेल ये कैसे देखते हैं, इसको क्या देखेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट, बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है तो ठीक करते हैं। हेलो, बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस कम हो गया होगा, फैन को मैंने कम कर दिया है। ठीक है, ओके। तो जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ऐसे आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल होगा, ऐसे ये थर्ड सेल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं। फिर 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2p6,
2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई अगर हम फोर्थ सेल की बात करें, फोर्थ सेल में 4 सब शेल होंगे, जो इसको हमने वैलेंस शेल बोल दिया। तो ये जो फोर्थ सेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज देयर इज अ 4s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो ऐसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि कैल्शियम का केस लिया, तो 20 प्रोटॉन आएंगे, 20 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जब ये इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे हम इसके एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो ये कुछ कम फील करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियर चार्ज इसके फील करेगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कुछ पार्ट आपका इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में इसको कवर कर लेंगे। तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो जो टोटल चार्ज है उससे कुछ कम चार्ज फील करेगा। तो इट वुड बी फील लेस चार्ज देन टोटल न्यूक्लियर चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो टोटल जेड है उससे कुछ पार्ट जो सिग्मा शील्डिंग में जाएगा, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आपका जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ये टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल चार्ज होगा, जैसे 20 है, तो ये फील्ड क्या होगा, जेड इफेक्टिव जो होगा वो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे लेस देन 20 आएगी जेड इफेक्टिव की हम वैल्यू, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो होगा वो लेस देन 20 होगा, लेस देन 20, मतलब 20 जो प्रोटॉन है उससे कुछ वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होगा ये, और सिग्मा जो होगा ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शील्डिंग स्क्रीनिंग कुछ भी हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अगर हम कहते हैं जो भी न्यूक्लियर चार्ज होगा इसकी वैल्यू जो आएगी उससे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील करेगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसको हम डिफाइन करें तो ऐसे बोलते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पे ये वाला, दिस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसको शील्ड करेंगे। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इज शील्डेड या स्क्रीन्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज of nucleus. This effect of inertial electrons is named as shielding, a screening effect of inner electrons. Inner electrons का shielding effect होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे तो मैंने जो नोट शेयर किए हैं उसमें सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां पे देखेंगे। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर शील्डेड स्क्रीन्ड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर शेल में। कहां से शील्ड करेंगे, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। किसको करेंगे, टू, ठीक है। तो फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स किसको शील्ड करेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे। किससे शील्ड करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड करेंगे। इस कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट फील लेस चार्ज ऑफ टोटल न्यूक्लियर चार्ज। जो भी टोटल न्यूक्लियर चार्ज होगा उससे उसको कम फील होगा। तो ये जो
आपका चार्ज है, जो इफेक्टिव चार्ज होगा, जो एक्चुअल चार्ज से कम होगा, इसी को जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो इन दिस वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील या डोंट फील टोटल न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील नहीं करेगा, उससे कुछ कम फील करेगा। दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज felt by valence electron after shielding of inner electrons is named as Z effective। ठीक है, 20 आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लिए, सपोज कैल्शियम में ले लें, कैल्शियम एटम, तो कैल्शियम एटम में जेड कितना आएगा, 20 आएगा, 20 प्रोटॉन आएंगे, तो ऐसे केस ले लिया, कैल्शियम है या वॉटेवर जो भी है। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर, बोलिए। तो अब इसी को हम अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कोई जो है, ठीक है, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है, लेकिन एक एम्पिरिकल रूल है जिसको बोलते हैं स्लेटर रूल। स्लेटर रूल हमें क्या बताता है, इसका लिमिटेशन है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव। ठीक है, वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव। कोई हमारे पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव किसी भी एटम के वैलेंस शेल पे फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास एक एम्पिरिकल रूल है जो थ्योरेटिकल बेस है, इसका कुछ बहुत सारी लिमिटेशन भी हैं, वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिसके बेसिस पे हम एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन भी है कि जेड इफेक्टिव की हम बात तो करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव हम कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किसी भी एटम के वैलेंस शेल पे। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्मा का कैलकुलेशन करते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्ट, जेड तो हमें मालूम होगा, इट इज नोन क्वांटिटी, ये तो गिवन है, जेड हमें मालूम होगा, नोन है। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हैज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे बाय स्लेटर रूल। बाय स्लेटर रूल्स। ठीक है, तो स्लेटर रूल से इसको जब कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आ जाएगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जेड से, हमारा जेड इफेक्टिव कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लेटर रूल, इसकी बात करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय जेड इफेक्ट बाय स्लेटर रूल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एलिमेंट का लिखेंगे जिस एटम पे हमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। फिर हम ये देखेंगे कि वो एलिमेंट जो है कहाँ पे लाई करा, किस एटम पे हम उसको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे जिस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी प्रेजेंस कहाँ है। when electron is present in, तो यहाँ पे दो केस होंगे, या तो एस सब शेल में होगा या पी सब शेल में होगा। ठीक है, या फिर डी सब शेल में होगा या एफ सब शेल में होगा, जिस पे हमें करना है। अब वो सब शेल किसका होगा, एनएच सेल का होगा, n-1 सेल का होगा, किसका होगा, अगर वो एनएच सेल का है, सब शेल किसी ना किसी सेल का होगा ना, या फिर n-1 सेल का होगा, n-1 उससे पीछे वाले सेल का होगा, या फिर n-2 n-3 डॉट डॉट, ये एनएच सेल आ जाएगा। जितना हम न्यूक्लियस से क्लोज जाएंगे सिग्मा का वैल्यू, तो इसका कंट्रीब्यूशन हम देख देते हैं। एस के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वैलेंशियल, एनएच सेल अगर वैलेंशियल है तो उसका 0.35 लेंगे, और उससे आगे लेफ्ट साइड में क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस से जितना क्लोज आएंगे सिग्मा वैल्यू बढ़ती जाएगी। n-1 एच सेल का मतलब क्या होगा, और क्लोज आ जाएंगे न्यूक्लियस से तो इसकी वैल्यू 1 लेंगे, इसके बाद से ये 1 फिक्स हो जाएगा।
लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन एस और पी में है तब ये वैल्यू हम लेते हैं। अगर ये सिग्मा कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, सिग्मा कंट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन अगर एस और पी में है तब तो ये आएगा, लेकिन अगर वो सपोज एस और पी में नहीं होकर डी और एफ में है तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन एनएच सेल के लिए तो वही रहेगा 0.35, ठीक है, ये 0.35 ही रहेगा। लेकिन जो उससे क्लोज टुवर्ड्स न्यूक्लियस सेल होगा तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन डी और एफ के लिए फिर 1 हो जाएगा और सभी के लिए 1 हो जाएगा। कहने मतलब 1 आपका आगे कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब ये लिमिटेशन है, जैसे आप न्यूक्लियस से क्लोज आओगे, जैसे ये न्यूक्लियस है, अब ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये थर्ड सेल है, सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है, तो 1s, ये 2s, तो जितना क्लोज आप इधर आओगे उसकी वैल्यू 1 फिक्स हो जाएगी। लेकिन आप देखो 1 हर जितना हम क्लोज आएंगे तो ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 1 वैल्यू हम किसी की नहीं ले रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशन है जहां पे हमने वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन के लिए। अब इसका फटाफट कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसको जरा समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम लें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे हम नोट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे थोड़ी देर के लिए मैग्नीशियम का ही ले लिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s, ठीक है, 3s2, ये आ गया। अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन आप जेड इफेक्टिव किस पे, अगर पी पे कैलकुलेट करेंगे तो पी के लेफ्ट साइड का कंट्रीब्यूशन लेंगे, राइट साइड का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पी पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका राइट साइड न्यूक्लियस किधर होगा, इसके लेफ्ट साइड में, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या लेंगे 0। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज लाइंग ऑन राइट साइड, तो राइट साइड पे न्यूक्लियस थोड़ी होगा, लेफ्ट साइड में होगा ना। जो इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लाई करेंगे उनका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन ऑन विच जेड इफेक्टिव हैज टू बी कैलकुलेटेड, जिसपे हमें सपोज पी पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो इसके लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेंगे, राइट साइड का नहीं लेंगे, तो उसका कंट्रीब्यूशन सिग्मा कंट्रीब्यूशन क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, कैलकुलेट, ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंशियल एंड ऑन पेरिफेरी, ऑन पेरिफेरी, जेड इफेक्टिव वैलेंशियल पे एंड पेरिफेरी, पेरिफेरी समझते हैं, ऑफ मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम एटम ही ले लिया, ठीक है। अभी बताऊंगा पेरिफेरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस केस में दोनों की बात करूंगा अभी, वैलेंशियल पे हमें बताना है और पेरिफेरी पे बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीज जिस एटम को ले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कंट्रीब्यूशन हमें लेना है, ठीक है। तो आपने नहीं, जैसे आपका कि नियॉन ऐसे लिख दिया, नियॉन 10, ठीक है, नियॉन 10 और 3s2 ये लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेल वाइज इनको कर लीजिए, फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल, इनको ग्रुपिंग कर लेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, ये आपका 2 आ गए। इतनी बात समझ में आ रही है? सेल वाइज इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। अब हमें किस पे निकालना है, वैलेंस शेल पे। तो अगर हम सिग्मा ऑन वैलेंस शेल देखें, सिग्मा ऑन वैलेंस शेल, तो अब देखिए
वैलेंस शेल पे सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन को, इसको देखिए, अब हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1+1 लिख सकते हैं। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन कोई भी चूज कर लीजिए। इस इलेक्ट्रॉन को हमने चूज कर लिया तो इसका खुद का ओन कंट्रीब्यूशन तो 0 होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो सिग्मा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, एस सबशेल में, एस सबशेल में प्रेजेंट है। तो एस सबशेल में प्रेजेंट है तो कौन सा केस लगेगा, 1 या 2, कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, ये वाला केस लगेगा। तो एनएच सेल का कंट्रीब्यूशन ये लेंगे, क्योंकि एस और पी सबशेल में है तो ये लगेगा ऊपर वाली रो। ऊपर वाली रो को अगर हम देखें तो यहाँ पे जब देखिए एस में प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 का कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 एनएच सेल में है ना, और ये n-1 सेल हो गया, ये n-1 एनएच सेल सबशेल होगा, ये nth हुआ। इतनी बात समझ में आई। तो एनएच सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है प्लस n-1 2 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 0.85 85 इसका लिया था। और फिर उसके बाद सभी का उसके क्लोज जो आएंगे, भाई न्यूक्लियस तो इधर ही होगा ना, अगर ये सब सबशेल मान लें तो न्यूक्लियस किधर है, इधर ही तो है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हुआ ना। तो लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन को देखो तो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सभी का कंट्रीब्यूशन आएगा। अब इसके लिए क्या आएगा, 2 n-2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1। तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी आई सिग्मा की, सिग्मा वैल्यू टोटल कितनी आई, इसको कैलकुलेट करिए, इसकी कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए कितनी आ गई, 9.15 ये वैल्यू आ गई। अब जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 12, जेड वैल्यू कितनी है 12, सिग्मा हमने ऊपर निकाल दिया 9.15, कैलकुलेट करिए कितनी वैल्यू आ गई 2.85, ये आंसर है जेड इफेक्टिव। ठीक है, बात समझ में आई। अगर पेरीफ्री पे पूछा जाता है तो ये तो वैलेंस शेल पे हुआ, अगर ये पेरीफ्री पे पूछा जाता है तो पेरीफ्री मतलब वहां पे ये पेरीफ्री ले लेंगे, आइटम के बाहर ये पेरीफ्री हो गई। अब पेरीफ्री में क्या होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका कंट्रीब्यूशन हमने 0 माना था, ओन कंट्रीब्यूशन, वो भी ऐड हो जाएगा। तो अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की जगह अगर हम पेरीफ्री की बात करें, सिग्मा ऑन पेरीफ्री, ठीक है, पेरीफ्री पे सिग्मा ऑन पेरीफ्री। अब पेरीफ्री पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो nth में इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बाकी वही रहेगा 8 इसके लिए वही रहेगा, और ये इसके लिए वही रहेगा। तो इसमें प्लस कितना बढ़ जाएगा, 0.35 और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5। अब ये आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू करेंगे 9.5 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, 12 माइनस 9.5, वैल्यू कितनी आएगी 2.5। अब देखो इनको कंपेयर करो, जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे जेड इफेक्टिव क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर जाने पे जेड इफेक्टिव कम होगा। तो इसका आपका वैलेंस शेल पे कितना आया, ये वैल्यू वैलेंस शेल पे कितनी आई 2.85, पेरीफ्री पे कितनी आई, जरा थोड़ा सा दूर हो गया ना पेरीफ्री पे, जेड इफेक्टिव कम हुआ, इट बिकम 2.5। तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस से जितना क्लोज आएंगे जो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो ये कैलकुलेशन से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक केस और भी देखिए, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन
वैलेंस शेल and on periphery of ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों पे हमें कैलकुलेट करना है, वैलेंस शेल पे और पेरिफेरी पे। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन जेड बोलिए कितना आएगा, जेड कितना आएगा 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p4 या अब ये NH सेल हुआ। अब इसकी ये आपका पूरा आपका NH सेल हुआ, ये N-1 सेल हुआ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। सेल वाइज कर लिया। सिग्मा ऑन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल निकालिए। इलेक्ट्रॉन कहां पे है, पी सबशेल में, तो फर्स्ट रो लगेगा, सेकेंड रो। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दैट इज, इसी को हम 3+1, ये वैलेंस शेल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे कंट्रीब्यूशन खुद का तो 0 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, सिग्मा NH सेल के 3 2 5 हो गए। 5 का कंट्रीब्यूशन NH सेल के लिए 0.35 है, प्लस इसके लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 0.85, राइट, क्लियर। तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ गई, सॉल्व करके बताइए, 3.45 ये वैल्यू आ गई। तो सिग्मा जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल कितना हुआ, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना हुआ 8 माइनस सिग्मा 3.8 3.45। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4.55, ये आ गया। बोलिए, अगर पेरीफ्री पे देखा जाए तो पेरीफ्री यहां पे ले लेंगे, पेरीफ्री पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 की जगह कितने हो जाएंगे ऑन पेरीफ्री, पेरीफ्री मतलब इस पे कैलकुलेट करना है तो सारे आपके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आ गए, सभी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन हम छोड़ देते हैं वैलेंस शेल में, तो इलेक्ट्रॉन हमें चूज करना पड़ेगा जिसपे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो उसका कंट्रीब्यूशन उन कंट्रीब्यूशन तो 0 हो जाएगा। लेकिन पेरीफ्री पे तो सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आ गए ना, लेफ्ट साइड में आ गए तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया ऑन पेरीफ्री, सिग्मा ऑन पेरीफ्री। तो पेरीफ्री पे कितना हो जाएगा, ये 5 की जगह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों, ये 6 इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट हो जाएंगे इसका, प्लस ये, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे 0.35 और ऐड कर देंगे, 0.35 ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, ये तो आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो भाई, इसी में ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो ऐड हुआ है। तो जेड इफेक्टिव ऑन पेरीफ्री कितना हो जाएगा 8 माइनस 8.3, राइट। तो 8.3 इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये बताइए कितनी वैल्यू आ गई 4.2। अब देखो पहले के कंपेरिजन में क्या हुआ, ये वैल्यू कम हुई, कुछ बात समझ में आई, सबको समझ में आई। एक केस और लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एस और पी में है तो ये कंट्रीब्यूशन चलेगा, और डी और एफ में है तो ये वाला केस चलेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हीलियम या हाइड्रोजन आएगा 1s1, ठीक है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन 0.35 नहीं लेते, उसके लिए कंट्रीब्यूशन 0.30 लेते हैं, ठीक है। एक केस देखिएगा, व्हेन ये व्हेन सिग्मा इज कैलकुलेटेड on 1s subshell,
1s कब आएगा? हाइड्रोजन और हीलियम में आएगा. Then it is taken 0.30 rather 0.35. इसकी जगह हम क्या लेंगे? 0.30. जैसे दोनों पे निकालिए. ये रूल है, स्लेटर ने बताया, ये एम्पिरिकल रूल है, इसका कोई लॉजिक नहीं मिलेगा. ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. तो उन्होंने जो स्लेटर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है. मैंने आपको बताया है कि सभी के लिए वन वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन तभी तो बताया इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन बोले, ऑन वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का कॉन्फिगरेशन क्या आएगा? 1s1 क्या आएगा? 0 आएगा. सिग्मा ऑन वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आएगा? 0 आएगा. क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. लेकिन पेरिफेरी पे देखें, सिग्मा ऑन पेरिफेरी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन 0.3. अब पेरिफेरी पे आएगा तो एक का कंट्रीब्यूशन होगा और 0.3 लेंगे, 0.30 तो 0.3 आएगा. तो जेड इफेक्टिव पेरिफेरी पे क्या आया? हेंस जेड इफेक्टिव ऑन पेरिफेरी क्या आएगा? दैट इज 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7. बोलिए. बात समझ में आई? ऐसे ही अगर हीलियम पे बोलें, हीलियम का केस ले लें, जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल ऑफ हीलियम एटम. ठीक है, तो हीलियम का कॉन्फिगरेशन क्या आएगा? 1s2. तो सिग्मा ऑन वैलेंस शेल ऑफ हीलियम एटम. ठीक है, सिग्मा ऑन वैलेंस शेल ऑफ हीलियम एटम कितना हुआ? तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? वैलेंस शेल पे इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 लिख सकते हैं. ठीक है, 1 + 1. तो इस पे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका कंडीशन 1 × 0.3 क्या आया? 0.3. ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या आया वैलेंस शेल पे? जेड माइनस सिग्मा. जेड कितना हुआ? हीलियम पर जेड कितना आया? 2 माइनस 0.3 तो दैट इज 1.7. पेरिफेरी पे अगर बोले, जेड इफेक्टिव ऑन पेरिफेरी ऑफ हीलियम एटम, तो पेरिफेरी पे करेंगे तो 2 कंट्रीब्यूशन आएगा. सिग्मा ऑन पेरिफेरी ऑफ हीलियम एटम कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 2 × मल्टीप्लाइड बाय कितना आया? 0.3 0.6. तो जेड इफेक्टिव क्या हुआ पेरिफेरी पे? जेड माइनस सिग्मा दैट इज 2 माइनस 0.6 दैट इज 1.4. अब देखो पेरिफेरी पे कम है और वैलेंस शेल पे ज्यादा है, क्योंकि वैलेंस शेल क्लोज होगा, पेरिफेरी हम दूर हट के रखते हैं. तो न्यूक्लियस से जैसे दूर होते जाएंगे जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा. बात समझ में आई? ठीक है, एक केस और देखिए. अगर हम कहते हैं जेड इफेक्टिव ऑन, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल. ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल
Calculate Z effective on valence shell and on 3D electrons of Mn atom and on 3D electron of Mn atom, 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn atom। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Mn का कॉन्फिगरेशन, Mn का कॉन्फिगरेशन बोलिए कितना, Z होता है 25, 36 का एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसका शॉर्ट में कॉन्फिगरेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देना है, इसलिए सभी को लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2, मैंने बताया था 4s2 को बाद में लिखेंगे 3d5, ठीक है। अब इसका ग्रुपिंग कर दो, ये फोर्थ सेल, ये थर्ड सेल पूरा हो गया, ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन। सेल वाइज ग्रुपिंग कर लेंगे 2p6, यहाँ 2p6 कर देंगे, ठीक है, ये आएगा। क्लियर। अब वैलेंस शेल पे कैलकुलेट करना है, तो वैलेंस शेल पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जरा सिग्मा ऑन वैलेंस शेल, सिग्मा ऑन वैलेंस शेल ऑफ Mn एटम। चलो बताइए, अब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है इसमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे 1 + 1, ये हमने फिक्स कर दिया, तो इसका कंट्रीब्यूशन इस पे आएगा। चलो बताइए 1 सिग्मा जो आएगा वो 1 + 0.35 एस में है, अब 0.3 जो नहीं लिखे 0.30 तब लेंगे कि वो 1s1 में जाएगा, बाकी सब जो 0.35 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम में 0.35 की जगह 0.30 लेंगे। अब प्लस इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, ये nth सेल, ये n-1 h सेल, तो n-1 ये n-1 2 सेल, ये n-1 3, तो nth के लिए क्या होगा 13 इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय 0.85, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके लिए 1 आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। बोलिए इतनी बात समझ में आई, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन 1 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या आएगी वैल्यू, इसको सिग्मा को सॉल्व करेंगे 21.4, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या आएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड वैल्यू कितनी आएगी Mn का 25, सिग्मा वैल्यू कितनी है 21.4, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 3 सॉरी 1 मिनट 4 हाँ 22 3.6 ये वैल्यू आ गई। बात समझ में आई। अभी वैलेंस शेल पे, अब डी इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे उसने बोला एंड ऑन डी इलेक्ट्रॉन्स, जब डी इलेक्ट्रॉन्स पे कैलकुलेट करेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन्स ये पकड़ेंगे, ये वाला, अब ये राइट साइड में आ रहा है, अब ये जब डी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका आएगा। बोलिए, तो यहां पे या देखिएगा, अगर हम इसी को अब डी इलेक्ट्रॉन्स पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो सिग्मा ऑन डी इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा ऑन डी इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn, 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn एटम, तो Mn एटम में 3D इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 को 4 + 1, 5 को क्या लिख सकते हैं 4 + 1, अब 4 + 1 लिखेंगे तो 4 तो ये आ गया, एक आपा ये, इसी पे हमें कैलकुलेट करना है, इस पे
4 + 1 लिख सकते हैं, और ये आपका 1 जो ले लिया इस पे कैलकुलेट करना 1 इलेक्ट्रॉन बाकी, और इसके साइड में, इसके राइट साइड में इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, सिग्मा 0 ले लेंगे। लेफ्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, डी में, है ना। तो सिग्मा ऑन 3d इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, डी पे 4 इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय 0.35। अब ये वाला केस लगेगा सेकेंड रो वाला, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब कहां प्रेजेंट है, डी में, ये वाला केस लगेगा। जब वैलेंशियल में था तो एस में था तो ऊपर वाला केस लगा था, अब ये डी इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाला केस लगेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो डी इलेक्ट्रॉन 4, एक तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद एस और पी का कंट्रीब्यूशन, एस और पी का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बचे, इसका कंट्रीब्यूशन 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सभी का कंट्रीब्यूशन 1 एनएच सेल। ये एक बात ध्यान रखेंगे, डी में जो होगा तो बाकी एस और पी के लिए कंट्रीब्यूशन 1 ही रहेगा, केवल एफ और डी के एनएच सेल में हम 0.35 लेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, जब हम when electrons is present in D and F subshell, then except D and F subshell, other S and P subshell of same nth cell will have their sigma contribution 1। तो हमने यहाँ पे इसमें कितने थे, 8 + 5, तो 5 में एक तो हमने छोड़ दिया, बाकी 4 के लिए कंट्रीब्यूशन हमने के लिया 0.35, 8 के लिए कंट्रीब्यूशन हमने लिया 1 का, क्योंकि एस और पी के लिए 0.35 नहीं लेंगे, 0.35 डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएगा। कुछ बात समझ में आई, क्लियर। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए जो डी के थे, उनका कंट्रीब्यूशन ये आया। फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन एस एंड पी के हो गए, एस एंड पी के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन 1 ही लेंगे, भले ही वो एनएच सेल के हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वहां पे एनएच सेल लिखा गया है, तो इसी बात को मैं बता रहा हूं। ये देखिएगा, यहाँ पे एनएच सेल लिखा गया है, लेकिन ये वैल्यू केवल डी और एफ के लिए आएगी। एस और पी का अगर सेम सेल का होगा तो उसके लिए 1 ही लेंगे, ऐसा नहीं एस एंड पी के लिए 0.35 ले लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू, तो एस एंड पी के लिए हमने 1 ही लिया है, फिर उससे पीछे वाले के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका भी कंट्रीब्यूशन 1 आएगा, और फिर 2 आएंगे। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जिस पे कैलकुलेट करना है उसका ओन कंट्रीब्यूशन तो 0 ही लेना पड़ेगा। जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आप कैलकुलेट करोगे जेड इफेक्टिव, उसका खुद का अपने पे कंट्रीब्यूशन 0 ही लिया जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए वहां पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, पेरिफेरी पे सभी को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी आई इसकी, एमएन पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आई, बोलिए, 21.4 ये आया, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या आएगा, तो जेड इफेक्टिव जो आएगा ऑन 3d इलेक्ट्रॉन्स, Z25 माइनस 21.4, ये वैल्यू कितनी आ गई, 21.4, ये वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करेंगे तो 22 मतलब 3.6 ये वैल्यू आ गई। नहीं सॉरी, हाँ गलत हो गया कुछ, एक मिनट इसकी वैल्यू जगह कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पहले जैसी थोड़ी आएगी, पहले में आई थी ये वैल्यू, इसकी कितनी आएगी 19.4 ये वैल्यू आएगी, 19.4 वैल्यू आएगी। अब जेड इफेक्टिव इसका कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस 19.4 ये वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 5.6
ये वैल्यू आएगी। अब देखो 5.6 और पहले कितनी वैल्यू आई थी वैलेंस शेल पे 3.5 3.6 ये आई थी ना, वैलेंस शेल पे वैल्यू कितनी आई थी 3.6। अब 3.6 वैलेंस शेल देखो कम हुआ और डी इलेक्ट्रॉन्स पे ये देखो बढ़ गया। तो जितना हम न्यूक्लियस से क्लोज आएंगे उतनी जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। क्लियर? तो वैलेंस शेल पे 3.6 था, वही डी इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोज आ गए न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज आ गए तो कंट्रीब्यूशन। तो राइट साइड ये जीरो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो राइट साइड लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड थोड़ी होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन जीरो ले लेते हैं। अगर हम इधर सपोज हम 3p पे अगर कैलकुलेट करते, इसी को अगर हम 3p पे कैलकुलेट करते तो 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेते, बाकी इनका जीरो कर लेते, क्योंकि राइट साइड में आते हैं पी के, और इधर लेफ्ट साइड में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इनका कंट्रीब्यूशन आएगा। तो 6 में 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते, एक पे खुद का ओन कंट्रीब्यूशन तो जीरो होगा अगर 3p पे कैलकुलेट करते। तो 5 इसके होते, 2 s के होते, ये आते, तो ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन होगा, ये कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल and on valence shell and also on 3d electrons and also on 3d electrons of following एलिमेंट कई सारे। तो इसमें एलिमेंट हमने लिख दिया, एक जिंक ले लिया, दूसरा हमने Mn यहाँ पे निकेल ले लिया, इसके वैलेंस शेल पे करना है, और वेनेडियम ले लिया, और एक हमने आयरन ले लिया Fe। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक, निकल, वेनेडियम, आयरन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी कैलकुलेट करना है और 3d इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब देखिए जिंक का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, जेड कितना आएगा, एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2, पूरा कॉन्फिगरेशन लिखेंगे क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हमें लेना है, इसलिए शॉर्टकटिंग मारेंगे, शॉर्टकट मारेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 3d 10 4s2। क्लियर? अब यहाँ पे जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल, जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक पे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 1 + 1 एक को कंसीडर कर लीजिए, तो इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। तो चलिए बताइए सिग्मा क्या होगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, पॉइंट, इसमें है ना 0.35 आएगा ना, पॉइंट, इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 0.35। फिर प्लस, अब पहले ग्रुपिंग कर लीजिए, ये थर्ड सेल, ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ सेल में। अब NH सेल के लिए, ये NH सेल हुआ N-1, N-2, N-3, N-1 के लिए कितना हुआ 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, उसके नीचे पीछे वाले का ये लेते हैं ना, फिर क्या आएगा, बाकी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, बाकी कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सॉल्व करेंगे, सिग्मा वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा वैल्यू वैलेंस शेल पे कितनी आई 25.65, यस 25.65, ये वैल्यू आ गई। जेड इफेक्टिव निकालिए ऑन वैलेंस शेल, जेड माइनस सिग्मा 30 माइनस 0.65, सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई 26 मतलब 4.35।
4.35 आया वैलेंस शेल पे, राइट। जेड इफेक्टिव पे कैलकुलेट करें तो जेड इफेक्टिव 3D इलेक्ट्रॉन्स पे कैलकुलेट करें तो इसको हटा दें, अब 3D इलेक्ट्रॉन्स पे बात करेंगे, ऑन 3D इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, तो 3D इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करेंगे तो 3D इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, सिग्मा कंट्रीब्यूशन 0, राइट साइड है ना, राइट साइड आ रहा है ऑफ द डी, हमें अभी डी पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी को हम लिख सकते हैं 9 + 1, इस 1 पे कैलकुलेट करेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, जस्ट निकालिए जेड सिग्मा ऑन 3D इलेक्ट्रॉन, सिग्मा ऑन 3D इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इज इक्वल टू डी में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, डी में प्रेजेंट है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, बस इसी के लिए आएगा, प्लस बाकी एस एंड पी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, 0.35 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, तो इसके लिए बाकी इसमें क्या था, 8 + 10 था ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे, उसका कंट्रीब्यूशन 1 आएगा, फिर बाकी भी 8 कंट्रीब्यूशन आएगा, 2 × 1, जब वैल्यू बताइए क्या आएगी सिग्मा की 3D पे, 21.15, यस। जेड इफेक्टिव निकालिए, क्या आया, जेड माइनस सिग्मा 30 माइनस 21.15, दैट इज 8.85, राइट, 8.85 आएगा, 8.85 ये वैल्यू आ गई। अब देखो, पर यहाँ पे 8 यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 8.85, ये वैल्यू 8.85, और यहाँ पे वैल्यू वैलेंस शेल पे कितनी आई थी, दैट इज 4.35, तो देखो न्यूक्लियस से जितना क्लोज आएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये जिंक वाला केस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिंक का केस मैंने बता दिया, ऐसे एमएन का आएगा, ऐसे निकिल का निकालिए, सारे केस आप निकाल सकते हैं, बोलिए, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे निकिल की बात करें, जिंक की बात हो गई, निकिल का कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 28, पूरा कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3d 3s2 3p6 3d10, मतलब 8 हो जाएगा, 4s2 सिग्मा जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंशियल, वैलेंशियल में ये आ गया, इसको लिखेंगे 1 + 1, तो इस पे कैलकुलेट करेंगे, तो जेड सॉरी सिग्मा निकालिए कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, यहाँ पे ये फोर्थ सेल, ये थर्ड सेल, सेल वाइज इसको ग्रुपिंग करना जरूरी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 16 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, एन नेथ के लिए पॉइंट है, इसके लिए 16 मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एस में है जब 0.85, यस, फिर बाकी का कंट्रीब्यूशन 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, वैल्यू करेंगे, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे निकिल के लिए 23.95, यस 95, ये वैल्यू आ गई,
तो जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल क्या हुआ, जेड माइनस सिग्मा, जेड वैल्यू 28 माइनस 23.95, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू 4.05। ठीक है, ये वैलेंस शेल पे है। 3D इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा इससे ज्यादा वैल्यू आएगी। 3D इलेक्ट्रॉन्स पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो 3D इलेक्ट्रॉन्स पे अगर आप कैलकुलेट करें, डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यस, ठीक है, कैलकुलेट करके बताइए। चलिए टाइम दे रहा हूं, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए सब लोग। ट्राई योरसेल्फ। यस, बिल्कुल आंसर सही दिया है तनिष्का, यस, पंकज, वेल डन। थ्री डी पे निकालना है, 3D पे। आंसर बहुत फास्ट आ रहे हैं काफी लोगों के, बिल्कुल सही है, 7.55 आंसर आएगा। जिनका नहीं आया जा चेक करें, बिल्कुल सही, काफी लोगों ने ऐसा ही आंसर दिया है। ठीक है, इस पे निकालना है तो इसका कंट्रीब्यूशन सिग्मा 0 आ गया, राइट साइड में ना, ये राइट साइड में आ गया। इसमें क्या लिख सकते हैं, 7 + 1 लिख सकते हैं ना, 8 को, क्योंकि एक हमने निकालना पड़ेगा जिसपे हमें कैलकुलेट करना है। इस पे कैलकुलेट करना है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, सिग्मा ऑन 3D इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा की बात करें तो ये कितना हुआ, डी पे कितना कंट्रीब्यूशन है, 7 × 0.35। अब आगे एसओपी के लिए कंट्रीब्यूशन 1 ही लेंगे, मैंने बताया था सेम सेल क्यों, तभी एसओपी के लिए। फिर 8 1, फिर 2 1, सिग्मा वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा की वैल्यू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 20.45, सॉल्व करेंगे 20.45। अब जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड माइनस सिग्मा कर देंगे, जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 28 माइनस 20.45, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 7.55, 7.55, 7.55 ये वैल्यू आएगी। मैं ऊपर लिख देता हूँ 7.55, ये आंसर आएगा। क्लियर। चलिए वेनेडियम पे निकाल के बताइए फटाफट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस रोहित, वेल डन। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर मालूम है सबको, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर सबको मालूम है, 23 होता है। चलिए फटाफट बताएंगे। हम्म, ठीक है, वेनेडियम का वैलेंस शेल पे 23, कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2, हाँ 3.3, यस वेल डन उमंग, हर्षिता वेल डन, यस पुलकित वेल डन। 3.3 सभी का आंसर आना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यस, 3d3 4s2। अब 4s2 में यहाँ पे वैलेंस शेल पे कैलकुलेट करेंगे तो इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, है ना, तो 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, तो इस पे कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, सिग्मा ऑन वैलेंस शेल, सिग्मा ऑन वैलेंस शेल
क्या आया सिग्मा, इस पे कैलकुलेट करेंगे, एस में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस ये फोर्थ सेल, ये थर्ड सेल, ये सेकंड सेल, ग्रुपिंग करना जरूरी है। 2 8, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए आगे 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, क्योंकि इसमें है तो 85 आएगा। फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सिग्मा वैल्यू कितनी आ गई, कैलकुलेट किया होगा आपने 9.7। यस, अब इसमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो कितना हुआ, 23 माइनस 19.7, दैट इज 20 मान लें तो 3.3। डी इलेक्ट्रॉन्स पे कैलकुलेट करके बताइए जेड इफेक्टिव कितना आएगा। कितना आया, डीपी कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये डी पे कैलकुलेट करेंगे 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं ना। 2 + 1, 1 पे कैलकुलेट करेंगे जेड इफेक्टिव ऑन, हाँ यस 3D पे 4.3, यस हेलो ठीक है यस उमंग, यस ऑन 3D इलेक्ट्रॉन्स, थ्री डी इलेक्ट्रॉन्स, थ्री डी इलेक्ट्रॉन्स अगर इस पे देखेंगे, हाँ सही है 4.3 आएगा। तो यहाँ पे सिग्मा ऑन 3D इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा इसके लिए कितना हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, बाकी सबके लिए ये 8 + 3 ये था ना, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सिग्मा वैल्यू कितनी आ गई 18.7। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जो आएगा वो जेड माइनस सिग्मा, दैट इज 23 माइनस 18.7, सॉल्व करेंगे 4.3, ये वैल्यू है। क्लियर, लास्ट वन आयरन पे बताएंगे। वैलेंस शेल पे आयरन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आयरन का 3d6 ये हो जाएगा, आयरन Fe26, इसमें 3d6 4s2, वैलेंस शेल पे निकालेंगे इस पे, ये 5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा ऑन वैलेंस शेल ऑफ आयरन, ये वाला केस। तो अब इस केस में क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, हाँ यस वेल डन 3 तन्मय, यस 3 पॉइंट क्या आएगा 7.5, यस। तो ये
8 8+6 ये आएगा ना, 8+6। तो यहाँ पे इसमें बाकी कितने हो गए, ये टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो गए ना, 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सिग्मा वैल्यू जो आई वैलेंस शेल के लिए कितनी आ गई, 3.7, सॉरी ये इसकी वैल्यू बताना कितनी आई, 22.25 ये वैल्यू है। ठीक है, अब जेड, अगर जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो जेड माइनस सिग्मा, तो जेड जो आएगा वो 23 माइनस 26, सॉरी 26 माइनस 22.25, तो क्या हुआ 3.75 ये वैल्यू। क्लियर, आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ बताओ, डी इलेक्ट्रॉन्स पे 6.25, यस, ठीक है दिव्यांशी, गुड, यस स्पर्श, फाइन, मयंक, सभी का आंसर मैंने बता दिया, सभी टाइप वही कर रहे हैं भाई, कैलकुलेट करो। ठीक है, ओके, तो लास्ट वन ये देख लेते हैं, ये सॉरी डी इलेक्ट्रॉन्स पे ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा ना, तो सिग्मा ऑन 3D इलेक्ट्रॉन्स, 3D इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस, अब यहाँ पे इस 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0.35 में लेंगे, 1 लेंगे, ये ध्यान रखेंगे बस, NaCl के SO3 का कंट्रीब्यूशन 1 आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, सिग्मा वैल्यू कितनी हो गई 19.75 आ गई। तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया, जेड माइनस सिग्मा दैट इज इक्वल टू 26 माइनस 19.75 कितना हुआ 6.25, 6.25। अब देखो बढ़ गया वैल्यू पहले के कंपैरिजन में। तो ये हमने बात की ऑल अबाउट स्लेटर रूल, लेकिन स्लेटर रूल का एप्लीकेशन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, केवल सिलेबस में आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन इसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, बट दिस रूल हैज लिमिटेशन आल्सो। लिमिटेशन ये है कि न्यूक्लियस एक लिमिट के बाद हमने सभी लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन का, लेफ्ट साइड के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नियर टू न्यूक्लियस सबको 1 कर दिया है, जो कि लिमिटेशन है। तो मैंने पहले वहां लिखा दिया स्लेटर रूल इंपिरिकल रूल है, ठीक है, इंपिरिकल रूल है, और इसकी हेल्प से बस हम ये देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव कैसे न्यूक्लियस से दूर जाने पे बढ़ता है, घटता है, और न्यूक्लियस से क्लोज आने पे बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन इस पे जो है एनसीईआरटी में नहीं है तो आने की संभावना कम है, लेकिन कैलकुलेशन चूंकि आपको मालूम होना चाहिए वो मैंने आपको बताया है, लेकिन ये इंपिरिकल रूल है। ठीक है, बात समझ में आई, कोई ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसकी वैलिडिटी बहुत सर्टेन नहीं है, क्योंकि स्लेटर ने अपने अकॉर्डिंग ये कुछ वैल्यू पुट कर दी है जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए इसको इंपिरिकल रूल बोलते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान देखेंगे फिर इसको क्लोज करता हूं,
जैसे हम कहते हैं कि फोर्थ सेल, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। ये फोर्थ सेल, ये फोर्थ सेल, ये थर्ड सेल, ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल। तो अब इसमें फोर्थ सेल में क्या होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। तो इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट बोलें, पुअर शील्डिंग, डी का पुअर शील्डिंग होगा, क्योंकि एस क्या होगा, स्फीयरिकल शेप होता है। तो एस का आपका क्या होगा, पी के कंपैरिजन में शील्डिंग बेटर होगी। पी, अगर हम तीनों केस ले लें तो आपको देखो ये कहीं ना कहीं ये आप पे ये एरिया आपका नोडल में आएगा। तो ये आपका यहाँ पे पूरा शील्डिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिसिंग है। डी और आपका लार्ज हो जाएगा, डिफ्यूज शेप में आएगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ शील्डिंग की बात करें, सबसे ज्यादा शील्डिंग किसका होगा, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, और सबसे कम एफ का होगा। इसी बोलते हैं डी एंड एफ हैव देयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनको बोलते हैं पुअर शील्डिंग, इनको पुअर शील्डिंग बोलते हैं, है ना। तो इनकी पुअर शील्डिंग क्यों है, क्योंकि जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन होगा। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट में एस का सबशेल का शील्डिंग ज्यादा होगा पी से, पी का ज्यादा होगा डी से, और डी का ज्यादा होगा एफ से। इनको पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं डी एन एफ का, ड्यू टू लार्ज साइज डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ। तो इसी के कारण आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आगे कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे। पुअर शील्डिंग समझ में आई, ये फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन, फॉर एन वैल्यू सेम, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ एन, फिक्स वैल्यू ऑफ एन। अगर हम फोर्थ सेल की बात करते हैं तो कंपैरिजन हम किसमें, 4s, 4p, 4d, 4f में कंपैरिजन करेंगे, तब ये सही है ना। अगर हम n की वैल्यू चेंज कर दें, सपोज थोड़ी देर के लिए हमने 7s किया और 3d से कंपेयर करें, तो 7s मतलब 7th सेल का सबशेल, 3d मतलब थर्ड सेल का, तो शील्डिंग इसका ही बेटर होगा 3d का। क्यों, क्योंकि ये थर्ड सेल का सबशेल है, ये 7th सेल का सबशेल है। तो ये किसके लिए वैलिड होगा, जब n वैल्यू कांस्टेंट होगी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे, भाई 3d आपका थर्ड सेल का सबशेल है, ये 7th s का सबशेल है, तो इसमें 3d का शील्डिंग ज्यादा होगा। तो ये जो बोलते हैं s का p से ज्यादा है, d का f से ज्यादा है शील्डिंग, तो वो उसके लिए है जब n की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए, इफेक्टिव कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज हैं सब हम जेड इफेक्टिव से कोरिलेट करेंगे आपको, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मीटिंग इज ओवर, टुडे क्लास इज ओवर, ओके, जय